बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन बिल्ली वाली चल रही है, दबे पाँव बहुत सारे काम कर रही है। और फिर मौलाना का और नवाज शरीफ का फिर रब्ता हुआ है और अपोजिशन की जमातों के अपने अजलास जो पार्टी अजलास हैं वो भी जारी हैं, प्लानिंग की जा रही है। और ये बड़ी एक अहम इशू बन गया हुआ है कि रेक्विजिशन पहले देना ज़रूरी है या अदम एतमाद की तहरीक डायरेक्ट पेश की जा सकती है। शेख रशीद साहब ने एक नया वो एक वीडियो पैगाम जो जारी किया है उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं। क्या अपोजिशन जो है वो भी कोई इंतज़ार कर रही है कुछ दिनों का, 23 मार्च गुजर जाए, 22 मार्च गुजर जाए, इस तरह का? ये तमाम बातें जो हम वो आपके सामने पेश करेंगे। और फिर पाकिस्तान जो है खारजा सतह पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस हद तक नाकाम हो गई है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक जो हैं वहाँ पाकिस्तान तन्हाई का शिकार नज़र आ रहा है। हमारे फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जाएंगे जनाब यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और फिर फैज़ अमीद साहब एक दफ़ा फिर आज ख़बरों में रहे हैं। लेकिन इससे पहले इसहाक़ डार साहब वाला इशू जो है वो आपके गोशगुजार कर दें कि इसहाक़ डार साहब आपको याद होगा 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और फिर वो स्टे ख़त्म हो गया, दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुआ, अदम पैरवी पे खारिज हो गई। इसी तरह एक कानून आ गया कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बंदा मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंटेरियन जो है वो हल्फ नहीं उठाता तो उसकी रुकनीत मनसूख हो जाएगी। ये कानून बना ले पर आर्डीनेंस फिर वो एक हल्ले में जो अंधाधुंध 30-35 कवानीन मंजूर करवाए गए थे उसमें ये कानून भी एक पास हो गया। और अब 10 जो जनवरी है उसका स्टे ख़त्म होने के बाद 10 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया उनका इसहाक़ डार साहब का कि लो जी तुसीं मुंतखब हो, यानी कि 60 दिन उनके पास थे। 21 दिन हो गए जनवरी के, 28 फरवरी के, 49 दिन ये हो गए, 11 दिन और, यानी कि 11 ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 मार्च को उनकी रुकनीत मनसूख हो जाएगी उस कानून के तहत। और फिर उन्होंने ख़त लिख दिया चेयरमैन सेनेट को कि जनाब आइन के फ़लाँ आर्टिकल के तहत आके आपके पास इख्तियार है कि आपको नुमाइंदा मुंतखब नामज़द कर दें जो मुझसे हल्फ ले ले। मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता पाकिस्तान, तो या हाई कमीशन में इंतज़ाम कर दें, वीडियो लिंक के ज़रिए हल्फ भी हो सकता है। वो उन्होंने कहा चल दौड़, एडा टाइम नहीं है साढ़े को। वो उन्होंने कहा जी नहीं आना ज़रूरी है, ये है वो है। तो अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है चेयरमैन सेनेट के इस इकदाम को कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त जो मुस्तरद की है वो गैर आइनी तौर पर मुस्तरद की है। आइन में लिखा हुआ है वैसे कि नामज़द किया जा सकता है। 1 लाख में मैंने जिक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जब PCO आया है कुछ जजों से मुल्तान में गवर्नर के बिहाफ पे हल्फ लिया था डॉक्टर खालिद रांझा ने। तो बहरहाल ये दुनिया में और भी कई मिसालें हैं कि उसका मौका पर होना ज़रूरी नहीं है और हल्फ जो होता है वो अपनी ज़मीर के मुताबिक होता है। ऐसा भी है कि इबारतें भी चेंज हुई हैं बाज़ दफ़ा, वो बहुत सारे ममालिक में हल्फ की इबारत चेंज कर दी गई। बहरहाल ये कोई अब लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, इसहाक़ डार साहब लगे हुए हैं अपने बचाने के लिए, उसको अपनी सीट को बचाने के लिए। वैसे मैं इस हक़ में हूँ कि यार टाइम के नाल हल्फ चुक लेना चाहिए था। चौधरी निसार भी कितनी देर बैठे रहे, 2-2.5 साल 3 साल। फिर जब ये कानून इसका गलगला हुआ कि ये कानून आने वाला है तो वो भी हल्फ उठाने आ गए। और उस वक्त मैंने कहा था कि हल्फ उठा के चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ, अभी तक तो ऐसा ही है, वो दोबारा नहीं आए, बस हल्फ उठा के चले गए, मेंबर बन गए। तो इसहाक़ डार साहब का भी मामला कोई देखे क्या किस करोड़ बैठता है उन। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, मामला स्टे भी हो सकता है क्योंकि वो टाइम थोड़ा है, वो पहले दिन या दूसरे दिन तो उसकी समाअत नहीं, अपना फ़ैसला नहीं हो सकता, पहले नोटिस होंगे मे बी ये, क्योंकि दिन थोड़े हैं। 10-11 मार्च तक जो है काम किसी तरफ लगना है, तो इससे पहले क्योंकि जब कम टाइम हो तो फिर वो फ़ैसला ना हो पा रहा हो, कानूनी निकात हों तशरीह तलब, आइनी निकात हों तशरीह तलब, तो फिर आमतौर पर स्टे हो जाता है। देखिए अब
किसके पास लगता है, क्या होता है, स्टे होता है, नहीं होता है। दूसरा जनाब, फैज़ हमीद साहब, मैंने अर्ज़ किया कि ख़बरों में रहे, कल वो जो रसालदार में, कुचर रसालदार में जो सानिया हुआ था, उसके बाद फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने वहाँ उस इमाम बारका का दौरा किया मस्जिद का, तो वहाँ वो मिले हैं लवाहकीन से, उन्हें कहा है, उन्होंने कहा जनाब हम नहीं छोड़ेंगे इनको जो भी हैं, और वही बातें जो आमतौर पे की जाती हैं कि जनाब हम पहुँच गए हैं वहाँ तक, जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे, इंसाफ मिलेगा। गवर्नर जो KP हैं शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खां, वो भी उनके साथ थे, और फिर उन्हें ये जो ना कोर कमांडर साहब हैं, ये इतला कुछ ऐसी है कि जिस दिन कल सानिया हुआ है तो वो शायद पेशावर में नहीं थे। किसी ने मुझे बताया, द्रोगबर गर्दन रावी, अगर झूठ बोल रहा है तो जिसने बताया उसकी गर्दन पे है वो, तो वो कहते हैं वो कहीं कुछ किसी और इलाके में, वज़ीरिस्तान या उस तरह अपने कोर के किसी और एरिया में, ये अमन के हवाले से कि वहाँ क्या इक़दाम किए, कुछ लोगों को ब्रीफिंग दे रहे थे जब उसी वक्त ये सानिया हुआ है, और अलर्ट वगैरह था नहीं। वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हम पहुँच गए उन लोगों तक, लेकिन वो लोग नहीं पहुँच सके थे जिनको पहुँचना चाहिए था, जिनका काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यकीनी बनाना हमारी सिक्योरिटी को। और जितने भी माजी करीब में मैंने कल भी जिक्र किया था सानियात हुए हैं ऐसे, तो अलर्ट पाया गया कहीं ना कहीं से, अलर्ट जारी हुआ था कि जनाब ये होने वाला है। वो आगे पीछे हो जाती है जगह कि अगर जौहर टाउन में सानिया होने वाला होता है तो वो लाहौर, फिर पूरे लाहौर को अलर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ ये जो सानिया हुआ है। 12 लोग तो और भी बड़ी बातें करते हैं जनाब के खान साहब को रेस्क्यू किया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे ऐसे रेस्क्यू से। अगर ऐसा जनाब रेस्क्यू करने के लिए वो क़ुव्वत आ गई है मैदान में, कि जैसे वो खान साहब कहते थे कि जनाब रेस्क्यू करने के लिए, नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं, सरहदों पर टेंशन बढ़ जाती है, क्या ये इत्फाक है? इसी तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। कल मैंने सुना है दोस्त को, साहब को ऐसी बात करते हुए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बहरहाल, अच्छा, अब जो इशू है दूसरा, पाकिस्तान आलमी दुनिया में तन्हाई का शिकार, यार ये 2 ब्लॉक है, ज़ाहिर है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के साथ तो थोड़े से ममालिक हैं। चीन अब यूक्रेन वाले मामले में उनके साथ है, वो जब UN इजलास में आपने देख ही लिया कि उनके साथ कितने लोग थे, उनकी करारदाद के मुखालफत में, पाबंदियों वाली जो करारदाद थी, कितने लोग थे, कितने ममालिक थे। कुछ गैर जानबदार रहे, कुछ 3, 4, 5 उनके साथ थे। बहरहाल, ये अब जो पाकिस्तान है ये भी कोई ऐसी सूरत बनती जा रही है। वो हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब जल्द यूरोप का दौरा करेंगे। खान साहब, यूरोप का दौरा, यार ये पता क्या मसला है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है बग़ैर साइनों के अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान होती है कि जब वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे पे हो या मुल्क के अंदर कोई अहम बात होने वाली हो तो फिर उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाती। अगर इन्होंने तो कोई उसका पास नहीं किया था, 126 दिन का धरना दे के बैठे हुए थे, चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, फिर बाद में करना पड़ा। बहरहाल, वो इनका ख्याल रहा कि ये वाली अपोजिशन क्योंकि मेच्योर लोगों पर मुश्तमिल है, इसलिए शायद हमारे बैरूनी दौरे के दौरान कोई गड़बड़ शड़बड़ ना करें। मसला खबर ये आई है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ साहब, ये किसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में या कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई मामला देखने के लिए बरतानिया जा रहे थे, और पता ये चला है कि बरतानिया ने वो जो एक आम सफारती ज़बान होती है कि हम इस वक्त आपको वेलकम करने की पोजीशन में नहीं हैं वगैरह वगैरह, मतलब उसका ये होता है कि जनाब तुसी नहीं आना, मेहरबानी तुसी पाकिस्तानी रहो और फिर देखेंगे थोड़ा की करना। और यार ये ख्वाहिश पता नहीं ये पाकिस्तान के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। कुछ ऐसी बेपरकी भी उड़ाई जा रही हैं कि म्यूनिख में कोई हमारे साहब थे तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, आप इस
ایک سیکورٹی کانفرنس تھی، وہاں آپ نے نہیں کانفرنس میں وہ نہیں انہوں نے بلایا، وہاں تھے حالانکہ، تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں ہم تو پرائیویٹ وزٹ پہ تھے اس لیے ہمیں نہیں، اس طرح کی باتیں شاتے ہیں یار، کوئی نا اندر کھاتے چل رہی ہیں۔ وزارت خارجہ جو ہے وہ صحیح وضاحت نہیں کرتا، جب ان سے پوچھتے ہیں صحافی تو وہ آگے سے کہتے ہیں جناب سانوں نہیں پتا، انہوں نے پتا ہوئے گا، کینوں پتا ہوئے گا، عجیب یہاں یہ ایک معاملہ وہ بنا ہوا ہے کڑماسا۔ اور یہ دیکھیں یار FATF میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلے اجلاس میں ہم گرے لسٹ میں ڈالا ہوا انہوں نے، بیچ میں وائٹ میں بھی آئے ہیں ہم، تو انہوں نے جناب وہ 28 نکات تھے، 24 ہم نے کر دیے تھے پورے، اور 4 نکات رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں 4 یہ اور 4 مزید ڈال دیے انہوں نے بیچ میں، 8 نکات، کہ 8 نکات جو ہیں یہ 8 ٹارگٹس ہیں، یہ بھی آپ پورے کریں۔ اچھا جی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، بڑی کوشش کر کے انہوں نے وہ 8 نکات میں سے 7 جو ہیں وہ پورے کر دیے، 1 انڈر پروسیس ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے، 7 مکمل کر دیے ٹارگٹ جو ہے ان کا، یعنی 36 میں سے 35 نکات جو ہیں وہ ہم نے کر دیے پورے، 1 پہ کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر بھی کہا نہیں FATF جو ہے یہ یورپی یونین، یورپی ممالک، امریکہ، ان کے بہاف پہ سیاسی کارروائیاں کرتا ہے، UAE کو کیوں ڈال دیا؟ بہرحال سیاسی، یہ ان کی سیاسی طور پہ یہ کوئی ایگزیکٹ درست جو کہ سمت میں سفر کرنے والا ادارہ نہیں ہے، اوپر سے جو ہدایت آتی ہے، جو پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ایک بھی کریں، ابھی آپ گرے لسٹ میں رہیں گے، جون میں دیکھیں گے، اگلے اجلاس میں دیکھیں گے، وہ شاید جون میں ہو رہا ہے، جون تک دیکھیں گے۔ حالانکہ ماضی میں جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے تو میرے خیال 18 پوائنٹ تھے یا 18 نکات تھے، اس میں بھی انہوں نے 8-10 کیے تھے صرف، تو انہوں نے عارضی طور پہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا تھا، اور 2-3 سال نکلا رہا، پھر وہ اس میں چلے گئے جناب، کھینچ تان کے ہمیں لے گئے گرے لسٹ میں۔ بہرحال سانس لے رہے ہیں ہم، وہ کھل کے جینے نہیں دے رہے۔ اچھا اب میں جو کہتا ہوں کہ یہ بلی کی طرح، آپ نے بلی کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ بڑی دبے پاؤں چلتی ہے، بڑی پونک پونک کے قدم رکھتی ہے، پھر اچانک واردات ڈالتی ہے، جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے۔ یا شیر کر لیں، شیر بھی ایسے ہی کرتا ہے، لیکن بلی زیادہ جو محتاط انداز میں شکار کرتی ہے۔ تو یہ جو اپوزیشن والے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ بلی کی طرح دبے پاؤں آہستہ آہستہ روزانہ اجلاس ہوتے ہیں۔ کل بھی اجلاس تھا نون لیگ کا، آج بھی یہ خبر میں نے پڑھی ہے ابھی نیٹ پہ کہ آج اجلاس ہوا جس میں مریم اور نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بھی شریک تھے، رانا ثناء اللہ، شاد خاقان عباسی، حمزہ شہباز، اور پھر حمزہ سے پوچھا کہ جناب آپ کیا، انہوں نے کہا جناب مناسب وقت پہ بتائیں گے، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، نمبر گیم ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ اور مولانا صاحب جو ہیں ان کا بھی آج رابطہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی پوری باتیں نہیں بتا رہے، بس تھوڑا سا بس ٹھیک ہے جناب نمبر گیم ہوگی۔ خورشید صاحب نے کہا کہ جناب میں پہنچ گیا ہوں اسلام آباد، کر رہا ہوں کام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، مینیج کر رہا ہوں، ریکوزیشن آنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپوزیشن والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے، اوکے ہے۔ تو فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب بڑکے مار رہے ہیں کہ جناب پھر لے آندے نہیں، کیوں نہیں آندے، آؤ نہ لے کے قرارداد، حال تک ریکوزیشن ہی نہیں دیتی تسی، اس طرح کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اپوزیشن والے جو ہیں وہ ان چکروں میں ہیں کہ یہ تحریک کے عدم اعتماد اگر ہم جب پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد ناکامی کا 1% بھی چانس نہ ہو، 100% کامیابی کی طرف وہ کہتے ہیں جناب ہم نے جانا ہے۔ اور جو تاخیر ہو رہی ہے، ایک تو لانگ مارچ والا ایشو ہے کہ جب لانگ مارچ وہاں پہنچے گا تب کوئی بات آگے بڑھے گی، یہ ان والا جو پیپلز پارٹی والوں کا ہے، اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تکڑا لانگ مارچ ہے، اور ناصر باغ میں انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے اور لاہور میں، اور یہ پیپلز پارٹی بڑے عرصے بعد ایسے پنجاب میں کم از کم لاہور میں ایسا جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو تیاری شیاری زور بڑا پورا لگا ہوا ہے ان کا۔ اور میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ 15 کے قریب لوگ جو ہیں بڑے سیاستدان وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے لاہور میں، شاید
कोई एक आध आदमी बड़ा PTI में से इधर आ जाए। अफवाहें हैं, खबरें हैं, वो असल बात तो बताते नहीं हैं। बहरहाल खान साहब जो हैं वो जो गेम डाल रहे हैं अपनी, उस गेम में मुझे ये लग रहा है कि वो पूरी तरह 100% कामयाब नहीं है। कुछ लो कुछ दो जो भी है। अच्छा, अब जो इशू बना हुआ है, कल भी मैंने इस पर भी इलाक किया था कि क्या अदम एतमाद की तहरीक डायरेक्ट पेश की जा सकती है या अजलास बुलाना पड़ता है, या तहरीक पेश करने के लिए अदम एतमाद की उसमें अजलास की रिक्वेजिशन भी देनी पड़ती है। इस तरह की चीज़ें आज हमारे शेख रशीद साहब ने ये फरमाया है एक वीडियो पैगाम में। उन्होंने कहा कि जनाब एक तो वो मस्जिद वाले इशू पे उन्होंने फरमाया, दूसरा उन्होंने कहा जनाब के अजलास बुलाना और अदम एतमाद पेश करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये वो फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं कि रिक्वेजिशन अगर अजलास बुलाने के लिए हो तो 14 दिन, और अगर तहरीक अदम एतमाद भी आ जाए तो 3 दिन से 7 दिन के दरमियान उस पर वोटिंग शोटिंग होनी होती है। तो वो कहते हैं कि जनाब 24-25 दिन तो इसमें निकल जाने हैं, वो कह रहे हैं शेख रशीद साहब। अच्छा, वो कल मैंने कहा था कि पहले ये मेरी इतला के मुताबिक खबर ये है कि तहरीक अदम एतमाद सर दस्त जो फैसला हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आएगी। रिक्वेजिशन पहले जाएगी अजलास बुलाने की। जब रिक्वेजिशन का मतलब होता है कोई एजेंडा देना होता है कि जनाब ये चीज़ें हैं जिनको हम करना चाहते हैं, अजलास बुला लो। आइन में ये लिखा हुआ, आइन का आर्टिकल 54 है, उसमें 1/4 अरकान जो हैं वो एक रिक्वेजिशन तैयार करके स्पीकर को दे देते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर वो बंद हैं कि वो अजलास बुलाएँ। उसमें वो बता सकते हैं जनाब कि ये हमने करारदाद पेश की है पीका के ख़िलाफ़, इस पर गौर करना है, धमाका हो गया है वहाँ, उस पर गौर करना है, रशिया का जो दौरा करके आया है हमारा वज़ीर आज़म, उस पर गौर करना है। इस तरह देख के वो एजेंडा दे सकते, और उसमें ये चीज़ भी शामिल कर सकते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले हैं, जब पेश कर रहे हैं एजेंडे में रख लें इसको, उस अजलास में हम ये पेश करेंगे तहरीक अदम एतमाद। अच्छा, जो आइन का आर्टिकल 95 है वो ये कहता है कि ये पेश होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर इस पर वोटिंग होनी है, तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये स्पेशल रिक्वेजिशन है 95 वाली, वो अगर रिक्वेजिशन आप सबमिट कर देते हैं सेक्रेटरीट में तो 3 दिन के बाद ज़रूरी है कि स्पीकर जो हैं वो अजलास बुला लें। वो अजलास बुलाने वाली जो रिक्वेजिशन है 54 आर्टिकल के तहत, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये रिक्वेजिशन ही इस बात के लिए होती है जो अदम एतमाद की है 95 वाली कि जनाब अजलास बुला लो, और वो 3 से 7 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई हो जानी होती है। लेकिन मेरी जो कुछ जहाँ दीदा सियासतदानों से, पार्लियामेंटेरियन से बात हुई है, और जो उनके आइनी माहरीन हैं वो, अच्छा उनमें भी तज़ाद है। वो कह रहे हैं कि जनाब एक नून लीग के सेनेटर थे, अभी उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब कि वो स्पेशल रिक्वेजिशन 95 जो है स्पेशल रिक्वेजिशन होती है, वो उसके तहत अजलास बुलाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय ये है कि नहीं, रिक्वेजिशन अजलास बुलाने का तरीक़ाकार वही है जो 54 में दिया गया है, उसके तहत अजलास बुलाया जाता है। और रिक्वेजिशन जो है अदम एतमाद की जो तहरीक है वो फिर बाद में पेश की जाती है, यानी कि 14 दिन वो और 3 और 7 दिन वो, यानी कि 20-21 दिन। बहरहाल ये एक आइनी बहस है, ये क्या कार्रवाई होती है, कैसे करते हैं। फैसला यही हुआ कि पहले रिक्वेजिशन देनी है। अब ये बहस इसलिए मेरा ख्याल गैर मुतलका हो जाती है कि उन्होंने फैसला ही अजलास बुलाने के रिक्वेजिशन का किया हुआ है कि पहले अजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देंगे, उसमें एजेंडा देंगे, और उस एजेंडे के तहत 95 के तहत आर्टिकल के तहत हम पेश कर देंगे तहरीक अदम एतमाद। और तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं रहता कि वो असम्बली बर्खास्त कर सके, वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी एक दिलचस्प बात यह है कि जो 95 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर बजट इजलास शुरू हो जाए तो बजट इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश नहीं हो सकती तहरीक अदम एतमाद। तो वो एक साहब कह रहे थे, दूर की कोड़ी लाए थे कि यार बजट इजलास को ज़रूरी नहीं कि जून में ही हो, वो किसी वक्त भी तलब किया जा सकता है।
تو وہ ابھی اجلاس طلب کر لیں, اس کو 2 مہینے چلاتے رہیں, تحریک اعتماد نہیں آئے گی, لیکن پھر اگر وہ نہیں آتی, چلو یہ بھی بات مان لی, جون تک نکال لیں, جو ایک جال سازی کے ذریعے یا تقاشائی کے ذریعے آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کریں اس آرٹیکل کو. تو پھر یہ بھی تو ایک ہے نا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر بھی تو عدم اعتماد ہی ہوتا ہے نا, یعنی یہ خود ہی اپنے خلاف عدم اعتماد کا موقع دے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو, اس حد تک غیر جمہوری اقدام شاید نہ ہو, نہ کسی کو قبول ہوگا. تو وہ ریکوزیشن میرا خیال پتہ کیا ہے, 22 کو وہ اجلاس ہے اور 23 کو مارچ ہے, اس میں غیر ملکی مہمان بھی آ رہے ہیں. یہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک غیر تحریری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یار ملک کی بدنامی دی باعث نہ بنیے, یہ ننگ لیندے ہوتے ہی مارچ 10-12 کو اگر ہم یہ ریکوزیشن جمع کرواتے ہیں یا 8 کو بھی کرواتے ہیں تو 14 دن وہ 22-23 دن گزر جانے ہیں, یعنی کہ وہ 23 کے بعد اجلاس رکھا جائے اور اس پھر 3 سے 7 دن کے درمیان عدم اعتماد والا تیا پانچا کر دیا جائے. یہ مجھے پلاننگ لگ رہی ہے. میرا خیال یہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا 23 مارچ جو ہے وہ گزر جائے. بہرحال فیصلے تو میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ لمحہ بلمحہ فیصلے بدل رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ تیزی آ رہی ہے. کسی وقت کوئی بھی اور بلی جیسی چال جو میں کریں چپکے چپکے, ٹھیک ہے نا, دھیرے دھیرے پاؤں رکھ کے, کھڑاک نہ ہوئے, آواز نہ آوے, اچانک پتہ لگے ہو ایک ہی ہو گیا. اس کی توقع بھی رکھنی چاہیے. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.